हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस लॉकडाउन में हमने अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू की है, तो आज उसे आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ये वर्णमाला जो हमारा टॉपिक है, हिंदी का सबसे बेसिक टॉपिक है, क्योंकि भाई हिंदी जो शुरू ही कहाँ से होती है, ए आई यू का ख ग से, और यही सब किस में होते हैं, वर्णमाला में। तो आज हम शुरू करते हैं वर्णमाला, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो शुरू करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाई हम अपने आचार विचार प्रदान करते हैं, तो अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? बोलते हैं। तो वही क्या होता है? भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की जो सबसे सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य। सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। अब ये तो हमने पढ़ा थोड़ा सा भाषा, लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। तो वर्णमाला में एक शब्द आया क्या? वर्ण। क्या वो शब्द आया? वर्ण। वर्ण समझते हैं क्या होता है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। अक्षर का अर्थ जिसका नाश नहीं हो सकता। जिसका नाश नहीं हो सकता मतलब अगर मान ले इसका अर्थ होता है इसको तोड़ा नहीं जा सकता। भाई मान लो मैंने राम लिखा, तो राम को कैसे लिखता हूँ? रा प्लस आ प्लस मा, इस तरीके से लिखते हैं राम। यानी कि मैंने क्या किया? राम को तोड़ दिया। लेकिन अगर मैंने ए लिखा, मैंने कै लिखा, मैंने टे लिखा, मैंने कुछ भी लिखा है, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण लिखे, तो क्या इनको और किसी तरीके से तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ सकते। तो बस यही क्या हो जाते हैं? वर्ण। ये हो जाते हैं अक्षर। ठीक है। तो वर्ण या अक्षर जिसका नाश नहीं हो सकता। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। इसे हम वर्ण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। भाई हम अपने आचार विचार प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलते हैं तो मुंह से क्या निकलती है? आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। अगर किसी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, ध्वनि ही नहीं निकल रही, तो क्या वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो सबसे जरूरी क्या है भाषा के लिए? ध्वनि। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ध्वनि। अब आगे आते हैं। जो ये वर्ण है, इस वर्ण को भी कितने भागों में बांटा गया? 2। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2। एक स्वर और एक व्यंजन। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? वोवल। और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो ऐसे समझते हैं आगे। भाई अब वर्ण हमने कितने भागों में तोड़ लिया? 2। एक स्वर और एक व्यंजन। शुरुआत किससे करते हैं? स्वर से। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अभी स्वतंत्र रूप का क्या मतलब हुआ? जैसे मुझे ए बोलना है, मुझे ई बोलना है, तो क्या मुझे किसी की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। किसी और अक्षर की आवश्यकता पड़ती है ए बोलने के लिए? नहीं। ई बोलने के लिए? नहीं। ऊ बोलने के लिए? नहीं। तो ये क्या एकदम फ्री है। इनको किसी और अक्षर की जरूरत नहीं है, खुद में ही स्वयं है, खुद में ही पूरे हैं। ए बोल दिया तो ए का मतलब ए है, उसे और किसी की जरूरत नहीं है। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11। लेकिन हम तो अभी छोटी बुक तक पढ़ते आए हैं। कौन कौन से? ए आ ई ऊ री ए ओ औ। अच्छा ये ए है, मैं ऐसे लिखता हूँ। आप हो सकता है इस ए को आप ऐसे लिखते हो, इस ए को आप ऐसे लिखते हो। अब इनके बाद 2 स्वर और रहते हैं, ये अनुस्वार और ये विसर्ग। ये अनुस्वार और ये विसर्ग। लेकिन इसको स्वर में नहीं रखा जाता। इसको किस में रखा जाता है? अयोगवाह। इसे किस में रखा जाता है? अयोगवाह। तो हिंदी में कुल स्वर तो कितने हैं? 11। और अंकी बिंदी और ये विसर्ग क्या होते हैं? अयोगवाह। इतना सा समझ में आया? चलिए अब इन स्वरों का प्रयोग क्या है? भाई क्या प्रयोग है? अब हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ ए यू तो नहीं बोलते, हम तो पूरा वाक्य बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो अब समझते हैं कि इन स्वर का प्रयोग क्या है। इन स्वर का जो सबसे बड़ा प्रयोग है वो क्या है? मात्रा। इन स्वर का सबसे बड़ा प्रयोग क्या है? मात्रा। ए की मात्रा सिर्फ क्या होती है? एक सिंगल डंडा होता है। भाई ये वाला डंडा होता है, ये लग रहा होता है। आ का क्या मतलब होता है? किसी से जुड़ा होता है, और उसके बाद में एक डंडा और आता है, जैसे काम। एक डंडा ये एक्स्ट्रा आ गया। भाई एक डंडा तो यही, और एक डंडा ये एक्स्ट्रा आ गया। ई, छोटी ई की मात्रा किधर से होती है? ऐसे, जैसे
निडर। तो ये कौन सी ई है? छोटी ई। ये कौन सी ई है? छोटी ही। और बड़ी ई की मात्रा किधर से होती है? पीछे की तरफ से, जैसे नीरज। तो यहां पर ये जो मात्रा लगी है कौन सी हो गई? बड़ी ई। छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे। और बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है? जैसे आजकल घर में बहुत ज्यादा क्या बन रहा है? पुलाव। वाह, मुंह में पानी आ गया ना। पुलाव में कौन सा ऊ की मात्रा लगी? छोटा ऊ। पुलाव। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं भानु, तो ये क्या बना? बड़ा ऊ। ये कौन सा बना? बड़ा ऊ। री की मात्रा कैसी होती है? या तो इस तरीके से नीचे की तरफ से होती है, या फिर आधार है इस तरीके से चढ़ता है। जैसे एक बार समझते हैं, पृथ्वी। तो यहां पर छोटा रहा इस तरीके से आया, तो ये कौन सा है? री। और एक होता है दर्जा। भाई किसी को दर्जा देते हैं ना कि इसको मैं ये दर्जा दे दूंगा, या ये दर्जी है, तो जल्द दर्जी ले लेते हैं। ले लिया दर्जी या दर्जा। ठीक है, तो ये जो मात्रा चढ़ती है इस तरीके से, ये कौन सी होते हैं? री। फिर आता है ये ए, ऐसे आती है ये ए। ओ, जैसे इससे बना सकते हैं औरत। ये क्या हो गया? बड़ा ओ, औरत। एक गाना है ना, मेरी ओर तेरी ओर उसकी ओर, तो ये और वर्ड किससे बन गया? इससे बन गया और। ये क्या है? जैसे अच्छा, इसका देखते हैं ए की मात्रा में, अनेक। ये ए की मात्रा चढ़ी, तो ये क्या हो गए? अनेक। और इसके लिए आप बताओगे एक वर्ड, मुझे अभी याद नहीं आ रहा इससे। जैसे सदैव। सदैव में कितनी मात्रा चढ़ती है ऊपर? 2। तो ये क्या हो गया? बड़ा ए। तो इस तरीके से इन सभी की ये मात्रा थी। ए में सिंगल डंडा, आ में डबल डंडा, ई में आगे की तरफ से, बड़ी ई में पीछे की तरफ से मात्रा चढ़ती है, ऊ में इस तरीके से हो गया, बड़े ओ में इस तरीके से हो गया, री में या तो नीचे से मात्रा चढ़ती है या फिर ऊपर से मात्रा चढ़ती है रहेगी। ए अनेक, बड़ा ए सदैव, ओ और, औ औरत। तो ये इस तरीके से ये सभी मात्रा हुई। इतना मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इससे आगे बढ़ते हैं। भाई आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाइए। जब आप लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, तो ये आप सबको ये क्या हो जाएंगे? कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए, अब जो स्वर हैं उनको फिर हमने हिस्से में तोड़ा। पहला हिस्सा क्या बनता है? हर्ष स्वर। इन्हीं को क्या बोला जाता है? मूल स्वर। हर्ष स्वर या मूल स्वर। फिर कौन से आते हैं? दीर्घ स्वर। फिर कौन से आते हैं? दीर्घ स्वर। और एक तीसरा हिस्सा भी होता है किसका? प्लुत स्वर। एक तीसरा हिस्सा भी होता है प्लुत स्वर। समझेंगे अभी इनको। जैसे छोटा, हम जैसे बोलते हैं ना, ए, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, तो ये कौन से होते हैं? मूल स्वर। ए, ई, ऊ और री। ए, ई, ओ और री। ये कितने होते हैं? 4। ये कितने होते हैं? 4। अच्छा, इन्हें हर्ष स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें बोलने में कितना समय लगता है? कम समय लगता है। जैसे ए, ई, ऊ, तो इन्हें बोलने में क्या लगता है? कम समय। आते हैं दीर्घ पे। दीर्घ में कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ। कुल मिलाकर ये कितने हैं? 7। कुल मिलाकर ये कितने हैं? 7। अब इसने दीर्घ में क्यों रखा गया? क्योंकि इन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है। और कितना ज्यादा? दुगना। जितना इन्हें बोलने में लग रहा था उससे दुगना समय किसमें लगता है? इन्हें बोलने में। आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर। तीसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी रखी गई है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है? और भी ज्यादा समय लगता है। कितना? 3 गुना। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओ कितना लंबा खिंचा है ना। जैसे राम, जब कोई भजन कर रहा होता है एक तो ऐसे बोल दो राम, और एक बोलते हैं हे राम। तो जब हे राम लंबा बोला जाता है तो वो कौन सा स्वर होता है? प्लुत। इसकी आपने देखी होगी, इस तरीके से 3 बना होता है, कहीं पर इस तरीके से ये बना होता है, तो ये कौन सा स्वर माना जाता है? प्लुत स्वर। अब इसी में अयोगवाह था। अयोगवाह में कौन सा था? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? आधा में।
आधा में, ये आप डंडा देख रहे हो ना, ये क्या दिखाता है कि ये आधा है। अगर ये पूरा होता तो ये कैसे लिखा होता, में, लेकिन इसे आधा डंडा लगा देंगे तो इसे क्या बोला जाता है, इस चिन्ह को क्या बोला जाता है, हलंत। इसको क्या बोला जाता है, हलंत। जब भी किसी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, आधा। तो अनुस्वार में किसकी ध्वनि आती है, आधा, माँ की। जैसे एग्जाम्पल समझते, अम्बा, आप अंकी बिंदी लगा के लिख दो अम्बे माता, या फिर आप अम्बा ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। विसर्ग, जैसे विसर्ग में किसकी ध्वनि आती है, हा की, आधे हा की, आधा हा। कैसे, अथः या ऐसे अतः, अतः या अतः। तो आप ऐसे समझो अयोग वहां में कौन कौन आया, अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट देखते हैं आगत स्वर। अब हुआ क्या, अब भाषा है, भाषा तो हम जैसे जैसे बोलते जाते हैं वो विकसित हो जाती है। अब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए, फारसी आए, डच आए, बहुत सारे आए, तो वे अपने शब्द में शब्द लेके आए। वे शब्द लेके आए जैसे टॉफी, वे शब्द लेके आए जैसे डॉक्टर। आप डॉक्टर देखते हो, आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो टॉफी। तो ये जो ओ है ये क्या माना गया, आगत स्वर। देखो ये आपस में नहीं जुड़े हुए। अब या तो ये वाला ओ होता या फिर ये वाला ओ होता, लेकिन ना तो ये वाला है ना ये वाला है, ये तो अलग ही है। तो ये कौन सा हो गया, आगत स्वर। इतना पॉइंट समझ में आया। हिंदी में अगर पूछा जाएगा कि कुल कितने स्वर हैं, तो कुल कितने स्वर दिए जाएंगे, 11। कौन कौन से, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। कुल मिलाकर कितने दिए जाएंगे, 11। उम्मीद करता हूँ ये आपको स्वर समझ में आया होगा। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से देखिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हिस्सा, जैसे हमने वर्ण तोड़ा तो एक तो हमने तोड़ा था स्वर और एक अब तोड़ा था व्यंजन। तो अब पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन या इंग्लिश में क्या होते हैं, ये कॉन्सोनेंट, जिन्हें बोलने के लिए स्वर का प्रयोग किया जाता है। जिन्हें बोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्वर का। जैसे हम बोलते हैं कै, आप बोलो खुद से, कै बोल के देखो, कै, कै के बाद में मैं क्या बोल रहा हूं, ए। मुझे कै बोलने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ रही है, ए की। खे, खे, अगर मैं खे बोल रहा हूं तो मुझे फिर से क्या बोलना पड़ रहा है, ए बोलना पड़ रहा है। खाली खे तो बोल ही नहीं पा रहा मैं। तो जहां पर भी हमें स्वर की जरूरत पड़ेगी बोलने की, तो वो आपका क्या हो जाता है, व्यंजन। वे वर्ण जहां पर हम बिना स्वर के नहीं बोल पाते हैं, वे आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये हमने हलंत लगा दिया, यानी कि ये आधा है, और जब इसमें ए मिल गया तो ये पूरा होके क्या बन गया, कै। मान लो ये आधा खे है और इसमें आ और मिल गया तो ये पूरा व्यंजन क्या हो गया, खा। हिंदी में कुल कितने व्यंजन है, कितने मूल व्यंजन, व्यंजन नहीं, कितने कुल मूल व्यंजन है, 33। मूल व्यंजन कितने हैं, 33। बाकी तो सब मिला जुला के बना लिए गए, किसी और से उधार ले लिए, कोई और किसी भाषा के आ गए। लेकिन हिंदी के जो अपने हैं, जो बेसिक हैं, वे कितने व्यंजन हैं, 33। अब इन 33 व्यंजन को भी बांटा गया। कैसे कैसे बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्मी व्यंजन। आज मैं पेंसिल लेके आया, कल पेन रुक रहा था ना काफी, तो मैं आज पेंसिल ही लेके आ गया आप लोगों की सलाह पे, कि भाई बच्चे कह रहे हैं कि पेंसिल लो, हमने पेंसिल ले ली, क्या दिक्कत है। अब समझते हैं। अब पहला बांटते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन को ना आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा और ऐसे ही रटना भी पड़ेगा। कैसे, इनको ना 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, 5। कौन कौन से, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब कैसे याद रखोगे, कुछ नहीं है, आप इसको ना 4-5 बार ना बस बोल दो। एक वर्ड को आप 4-5 बार बोल लो और 2-3 बार लिख लो तो ये याद हो जाएगा। कैसे, कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप, बस हो गया। कचट तप, कचट तप, कचट तप। अब कचट तप में कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। कै वर्ग में कौन कौन सा आता है, कै, खे, गे, घे, इ। कै वर्ग में कौन सा आता है, कै, खे, गे, घे। ये घे है, घय घर होता है ना, वो वाला घर, और इए। च वर्ग में चे, छे, जे, झे और अये। इसे हम बोलते हैं क्या, अये। भाई मैं तो अये बोलता हूँ, आप जो बोलना चाहो ऐसे आने खाली बोल लो। टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे और अणे।
तय में ता, था, दा, धा और ना। ये कौन सा है? धर्म। धर्मराज युधिष्ठिर है ना, महाभारत चल रही है, तो ये वाला कौन सा है? धर्म। ध धर्म। न धन, आजकल सबको चाहिए धन। पवर्ग पै, फै, ब, भ, म। पै, फै, बै, भै और मा। ये सारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। कुल मिलाकर कितने होते हैं? 25। भाई 5 वर्ग है और 5 5 है हर किसी में, तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 25। अब ये स्पर्श व्यंजन क्यों है? इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कह रहे हैं? भाई जब भी हम इनको बोलने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें अपने मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श महसूस होगा। कहीं ना कहीं हमारी जो जीभ है वो हमारे किसी मुंह के किसी हिस्से को, जो गले से लेके होठ तक का हिस्सा है, उसको क्या कर रही होगी? स्पर्श कर रही होगी। तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया? स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, व। ये, रे, ले और वे। कुल मिलाकर ये कितने हैं? 4। अंतस्थ का मतलब अंदर से। अंतस्थ का मतलब अंदर से। जब आप ये बोलने की कोशिश करोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे आपका पेट ना थोड़ा सा संकुचा रहा है। ये, रे, ले, वे। आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी कि अंदर से निकलना चाहिए भाई। तो बस जो अंदर से निकल रहे हैं वो क्या हो गए? अंतस्थ। उष्मीय। उष्मीय में कौन कौन सा आता है? श, श, से और है। श, श, से और है। ये भी कितने हैं? 4। ये भी कितने हैं? 4। उष्मीय मतलब उष्मा, जिसमें गर्मी निकलती है, गर्म हवा निकलती है। जिन उच्चारण में, जिन स्वरों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण में गर्म हवा मुंह से निकल रही है, वे आपके कौन से हो गए? उष्म व्यंजन। कुल मिलाकर देखो 25 तो स्पर्श व्यंजन थे, 4 अंतस्थ थे और 4 उष्मीय थे। कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 33। 33 क्या हो गए? हमारे मूल व्यंजन। अब आते हैं आगे। अब इन सब को प्रयोग कर करके ना हमें लगा कि अभी और भी जरूरत है, तो हमने बनाए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब देखो, संयुक्त तो शब्द जुड़ा हुआ। इसमें कौन कौन से आते हैं? 6, त्रय, ज्ञ और श्रेय। जैसे किस किस से मिलकर बना है? पेपर में आपसे ये पूछता है कि ये वर्ण किससे मिलकर बना है। तो जैसे श, क्षत्रिय। 6 ये किससे बनता है? आधा कै। भाई ये बहुत जरूरी है, ये हलंत लगाना। पूरा कै नहीं है, आधा कै। और ये भी हलंत लगा के कै और फिर शा। जैसे एग्जांपल क्षत्रिय, कक्षा। ये त्रय किससे बनकर बनता है? आधा तय, भाई हलंत लगाया, आधा तय और पूरा रह। आधा तय और पूरा रह। जैसे एग्जांपल त्रिदेव, त्रिवेणी, इस तरीके से। ज्ञ, ज्ञ किससे मिलता है? आधा जय और अय। आधा जय और अय। ज्ञानी और ज्ञात, ये बहुत जरूरी है भाई, पूरा जय नहीं होता, आधा जय होता है। ऐसे श्रेय, श्रेय किससे मिलकर बनता है? आधा श्रेय और रे। आधा श्रेय और रे। श्रीमान, श्रीमती, श्रीदेव, श्री, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं। अब आते हैं आगे। कुछ होते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर में कौन कौन आता है? ये और वे। अर्धस्वर में कौन कौन आता है? ये और वह। अब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। ये जो वर्ण ये और वह है ना, ये कभी तो व्यंजन की तरह काम करते हैं और कभी ये किसकी तरह काम करते हैं? स्वर की तरह काम करते हैं। तो मतलब ये इनका एक फिक्स नहीं है, कभी कूद के उधर, कभी कूद के इधर। तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया? अर्धस्वर। ये बीच वाले हैं, ना तो इधर के ना उधर के। कैसे? जो ये है, या तो ये एक ही जगह प्रयोग हो जाता है या ये एक ही जगह प्रयोग होता जाता है। जैसे हमने लिखा पढ़ाई, मैंने उसे पुस्तक पढ़ाई, या फिर मैंने उसको पुस्तक पढ़ाई, तो ये ई आ गया। लिखवाई, लिखवाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखवाई कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, तो ये दोनों तरीके से सही है। वह किस में बदलता है? ए में। जैसे कोवा, कोवा कोई ऐसे भी लिखता है, कोवा कोई ऐसे, या तो कोवा बोल दो या फिर कोवा बोल दो, बात एक ही है, एकदम सही ही है। नेक्स्ट आते हैं उच्छिप्त। ये क्या है? उच्छिप्त। उच्छिप्त में कौन कौन से आते हैं? ढ और डे। इनके नीचे यहाँ पर बिंदी लगी है, इसके यहाँ पर बिंदी लगी है, उसके बराबर में बिंदी लगी है। वे नहीं है अलग अलग, टवर्ग वाला डे नहीं है ये, उसके नीचे बिंदी है। और ये ठे बताओ कौन से में आता है? ये भी टवर्ग में आता है, लेकिन इसके आगे यहाँ पर क्या लगी है? बिंदी। अब ये उच्छिप्त होते क्या हैं? ये उच्छिप्त वे होते हैं जिनको बोलते वक्त हमारी जीभ बड़ी तेजी से टकराती है। जैसे डमरू, डमरू।
तो जब जीभ बहुत तेजी से लड़खड़ाती है तो वे कौन से वर्ड्स निकलते हैं? उच्छिप्त। आप ऐसे याद रखो बस, उच्छिप्त में आपको कौन से आते हैं? डे और उसके नीचे बिंदी और ढे उसके बराबर में बिंदी। एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा। आगत, आगत में क्या है? अब जैसे हमारे यहाँ पे फारसी, अरबी सब कुछ आए तो वे अपने अपने वर्ड्स भी लेके आए, तो वे क्या लेके आए? जय नहीं, जफर। तो यहाँ पर एक बिंदी और यहाँ पर भी एक बिंदी, ज और फे, फे नहीं फ, ज और फे, नीचे दोनों के क्या है? बिंदी। भी बिंदी पे बहुत ध्यान देना, एग्जाम में इसी तरीके से आएगा, आपको ध्यान देना है कहाँ पर क्या है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो ये व्यंजन थे ना, इनको फिर दो कैटेगरी में बांट दिया। कौन सी? एक तो सघोष, एक तो सघोष। सघोष या अच्छा, सघोष का मतलब क्या है? गूंज, जिनको बोलते समय ना गूंज निकलती है। गूंज यानी कि थोड़ा सा, अब गूंज तो आप समझते ही हो, थोड़ा सा मैं क्या बताऊँ, गूंज निकलती है। इसमें कौन से वर्ण आते हैं? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अंतस्थ और हा। भाई हमने अभी देखा था कि 5 कैटेगरी में बांटा था। जैसे एक बार मैं समझाऊं, भाई मैंने कवर्ग लिखा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, का खा गा घा या, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना, पा फा भा भा मा। तो अगर हम देखें इसमें जो ये थर्ड रो है, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो, जो ये तीनों रो है, ये आपकी कौन सी होती है? सघोष। ये आपकी कौन सी होती है? सघोष। इनको बोलने वक्त हमारे मुंह से क्या निकलती है? गूंज निकलती है। और पहली और दूसरी रो, पहली रो और दूसरी रो यानी कि पूरी ऐसे, सॉरी कॉलम, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या होता है? अघोष। वो क्या होता है? अघोष। भाई थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम तो क्या होता है? सघोष। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष। ठीक है, ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन। साथ में ही अंतस्थ। अंतस्थ में कौन कौन से थे बताओ मुझे? हाँ शाबाश, या, रा, ला और वा। और साथ में ही ऊष्मी व्यंजन का कौन सा? हा। ये कौन से होते हैं? सघोष। अघोष में क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड। ऊष्मी व्यंजन के शा, सा, सा और आगत, ये फार नीचे बिंदी लगी है, ये क्या होता है? अघोष। आगत का है ये। नेक्स्ट एक छोटा सा स्टार पॉइंट याद रखोगे, जितने भी स्वर होते हैं, कितने स्वर थे? 11। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। डे, डे, ये कौन से वर्ण है बताओ मुझे? अभी हमने पढ़ा था पीछे, उच्छिप्त। ये कौन से थे? ये वाला तो उच्छिप्त था, और ये वाला कौन सा था बताओ? आप देख के बताओ मुझे, कमेंट में आंसर करना। और फिर ये कौन सा था? आगत। ये वाला नहीं है भाई, उच्छिप्त में ये वाला है। फिर ये भी क्या होता है? सघोष। ये भी क्या होता है? सघोष। नेक्स्ट होता है अल्प प्राण। फिर एक कैटेगरी बांट ली, इतने समझ नहीं भरा तो एक और कैटेगरी। अल्प प्राण। अल्प प्राण ऐसे समझो जिनको बोलने में कम हवा निकलती है, जिनको बोलने में कम हवा निकलती है, बस इतना याद रखो। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और अंतस्थ। अंतस्थ में फिर से कौन से? या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा, यानी कि इस तरीके से ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। ये और ये कौन से हैं? अल्प प्राण। महाप्राण में कौन से होते हैं? जिनमें अधिक हवा निकलती है, जिनको बोलने में क्या होती है? अधिक हवा निकलती है। ये कौन कौन से होते हैं? सेकंड, फोर्थ और ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन में बताओ कौन कौन सा था? शा, शा, सा और हा। ठीक है, तो कौन कौन से? ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले कौन से हैं? ऊष्मी व्यंजन। अनुनासिक। अनुनासिक जो पांचवा व्यंजन होता है, जो पांचवा कॉलम होता है, ये जो पूरे का पूरा है, ये आपका क्या है? अनुनासिक। ये आपका क्या है? पूरे का पूरा अनुनासिक। इतना समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इस वीडियो को पॉज करो और फिर पीछे की तरफ एक बार रिवाइंड करके देखो, सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। बस वर्णमाला के एक अंतिम हिस्सा और बचता है, उसे और हम पढ़ लेंगे तो हमारी वर्णमाला क्या हो जाएगी?
पूरी हो जाएगी। फिर कुछ अगर बचेगा तो हम उसे अपनी कोई सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया कैटेगरी के हिसाब से। अब होते हैं जो व्यंजन है उनको बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान का आधार क्या है भाई? जो भी हम शब्द बोलते हैं, जो भी हम वर्ण बोलते हैं, जो भी अक्षर हम बोलते हैं, वो कहाँ से बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। लेकिन जो हमारा जो मुंह है ये कहाँ से शुरू होता है? गले से लेके होंठ तक, गले से लेके होंठ तक। तो देखो, जब भी कोई हम बोलने की कोशिश करते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, तो वो कहाँ कहाँ से होके निकलती है, या हमारा मुंह का हिस्सा कौन कौन सा बोलने में मदद करता है? पहला, आप हमेशा किधर से किधर की तरफ चलोगे? नीचे से अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। तो देखो, जब से सबसे पहले हम कोशिश करते हैं बोलने की, तो बोलने के लिए सबसे पहले क्या प्रयोग होता है? गला। सबसे पहले क्या प्रयोग होता है? गला। उसे क्या बोला जाता है? कंठ। उसे क्या बोला जाता है? कंठ। कंठ में कौन कौन से आते हैं? कवर्ग। कंठ में कौन कौन से आते हैं? कवर्ग। का, खा, गा, घा और इया। का, खा, गा, घा और इया। जब इनको हम बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो शरीर के कौन से भाग पर जोर पड़ता है? हमारे मुंह के किस भाग पर जोर पड़ता है? गले पर। तो ये कौन से हो जाते हैं? कंठ। इसी के साथ में ए, आ और हा, ए, आ और हा और विसर्ग, ये भी किस में होते हैं? कंठ में। ये भी कैसे बोले जाते हैं? कंठ में। अब अगला, तालव्य। तालव्य भाग कौन सा होता है भाई? जब हम गले से आगे चलते हैं तो हमारा मुंह आता है, मुंह का ऊपर का भाग, मुंह के ऊपर का भाग। तो उसे भी दो भागों में बांटो, मुंह के ऊपर का आगे वाला भाग और मुंह के ऊपर का पीछे वाला भाग। कौन सा? मुंह के ऊपर का आगे वाला भाग और मुंह के ऊपर का पीछे वाला भाग। तालव्य में कौन सा भाग होता है? मुंह के ऊपर का पीछे वाला भाग, मुंह के ऊपर का पीछे वाला भाग जो हमारे गले के पास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तालव्य। उसे हम क्या बोलते हैं? तालव्य या तालु। वहां पर कौन से होते हैं? चवर्ग। चा, छा, जा, झा और अया। जब भी हम बोलने की कोशिश करेंगे चा, छा, जा, झा, नैया को, तो हमारी जीभ कहां पर लगती है? पीछे जाकर लगती है। तो और उसमें कौन कौन से आते हैं? ई, या और शा। ई, या और शा। फिर आता है मूर्धन्य या मूर्धा। मूर्धन्य या मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है? मुंह के ऊपर का अगला भाग, मुंह के ऊपर का अगला भाग। तो देख, तो टवर्ग, जब हम टा, ठा, डा, ढा, अढ़ा बोलते हैं, तो अब देखो, बोलकर एक बार बोलो टा, ठा, और एक बार सोच कर देखो, आप समझने की कोशिश करो, आपकी जो जीभ है वो कहाँ पर आके लग रही है? मुंह के ऊपर के आगे वाले भाग पर लग रही है। तो ये कौन सा होता है? मूर्धन्य। इसमें और कौन सा होता है? री, रा और शा। री, रा और शा। नेक्स्ट आते हैं दंतव्य। नेक्स्ट आते हैं दंतव्य। तवर्ग। तवर्ग में कौन कौन सा आते हैं? ता, था, दा, धा और ना। ता, था, दा, धा और ना। दंत, भाई दंत से पता चल रहा है इनको बोलने के लिए हमारी जीभ कहाँ पर आके लगती है? देखो बोलकर, ता, तो जीभ कहाँ पर आगे लगी? दांतों पर। था, दा, धा, ना, बोलकर देखो जीभ कहाँ पर आके लग रही है? दांतों पर। तो ये कौन से हो गए? दंत। इसमें कौन कौन से आते हैं? तवर्ग। और इसके साथ ही ला और सा, और इसके साथ ही ला भी और सा भी। ओष्ठ्य। ओष्ठ यानी कि होंठ। आप जरा बोल के देखो, पा। क्या पै को बिना होंठ हिलाए बोल सकते हो? बोल के देखो, फा, बा, भा, मा। जब तक आपके होंठ आपस में नहीं मिलते तब तक ये आप पा, फा, बा, भा, मा नहीं बोल सकते। साथ ही ऊ और ऊ। भाई अगर आपको ऊ बोलना है तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ती है? होठों की। जब तक आप होठों को गोल नहीं करोगे, जब तक ऊ बोल ही नहीं पाओगे। तो बस ये भी किस में आते हैं? ओष्ठ में। नेक्स्ट, नासिक्य। नासिक्य मतलब नाक। जैसे बचपन में करते हैं ना, इसी तरीके से जो ये पंचम वर्ण होता है, प्रत्येक उसका, किसका? वर्ग का। जैसे इया, अया, अणा, मा और मा। तो ये पंचम वर्ग जो होता है ये क्या होता है? नासिक्य। इसमें जो हवा निकलती है, इसमें जो मदद ली जाती है, वो कौन से भाग की ली जाती है? नाक की। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नासिक्य। और साथ ही में कौन सा? अनुस्वार।
साथ ही में कौन सा, अनुस्वार। बताना जरा ये अनुस्वार कौन सा था, किस कैटेगरी में रखा गया था, बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, अयोगवाह। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। भी आगे आते हैं। अब ये तो हो गया कि भाई इंडिविजुअल थे। अब आते हैं संयुक्त, जैसे कंठ तालव्य। इसका मतलब कंठ का भी प्रयोग हो रहा होगा, गले का भी प्रयोग हो रहा होगा। और तालु, तालव्य। तालु या तालव्य कौन सा भाग होता है, मुंह के ऊपर का अगला भाग। तो इसकी, इन दोनों की मदद से कौन से बोले जाते हैं, ए और ऐ, ए और ऐ। कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, यानी कंठ का भी प्रयोग होगा और ओ का, ओष्ठ यानी कि होठों का भी प्रयोग होगा। तो इसमें क्या बनता है, ओ और औ, ओ और औ। दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, भाई दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। इसमें क्या आता है, वाह। जरा बोल के देखना। वह जो आपके होंठ है वो किसकी मदद से बोलते हैं, दांतों की मदद से। बोलकर देखो जरा एक बार। विवेक, लो पेन जोन से भी उठा तो मुँह चलता ही नहीं, चल गया आज तो। विवेक, विवाह। आप कोशिश करोगे बोलने की तो ये किसकी मदद से बोले जाएंगे, दंत की और ओष्ठ की मदद से। उम्मीद करता हूँ ये आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई सा भी टॉपिक ऐसा है या कहीं पे भी कोई सा भी एक ऐसी कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करना, उसको दोबारा से पढ़ना। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर फिर से एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए फिर आज बस इतना ही रखेंगे। ये आपके वर्णमाला था और उसके ऊपर का क्विज हम करेंगे आज शाम को 4 बजे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।